हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर क्लास। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम अपना पार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेक्शन नंबर 3 विच डील्स विद द डेफिनेशन। तो इस सेक्शन में हम अपनी डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन है। ठीक है, इन डेफिनेशंस का आपको यूज़ होगा जब आप ये टर्म्स जो इसमें आई हुई हैं, जैसे एक्सप्रेशन है, कस्टम एंड यूसेज, ये फर्दर डेफिनेशन का यूज़ यही होता है कि जो भी आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, फर्दर वो एक्ट में आते हैं तो उनका मीनिंग क्या रहेगा वो आप डेफिनेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन कस्टम। कस्टम और यूसेज की डेफिनेशन को ये बता रहा है कि कस्टम और यूसेज का मीनिंग क्या रहेगा इस एक्ट में, कि कोई भी रूल जो कि बहुत ही लंबे टाइम से यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किए गए हैं और कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे? दैट विल ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज। किसी भी लोकल एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप या फैमिली में ऐसे रूल्स जो कि कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व हुए हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसी भी ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप, फैमिली और लोकल एरिया में, वो क्या बन जाएंगे? कस्टम और यूसेज। उसके हमारे दो कंडीशंस हैं। रूल, किसी भी रूल का कस्टम और यूसेज बनने से पहले दो कंडीशन क्या है? कि जो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और किसी भी पब्लिक पॉलिसी को ओपोज ना करे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? कि अगर वो रूल किसी भी फैमिली में, किसी भी हिंदू फैमिली में एप्लीकेबल है तो वो फैमिली के द्वारा डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तभी वो रूल कस्टम और यूसेज बनेगा। ठीक है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो कोर्ट्स जो कि एक सिटी सिविल कोर्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से करेंगे इसको। सिटी सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन और एनी अदर सिविल कोर्ट विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। वो सारी क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानी जाएगी जहां पर हमारे कौन से मैटर्स डलेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट के मैटर्स डलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड और हाफ ब्लड क्या होते हैं? दो ऐसे पर्सन जो कि आपस में रिलेटेड हैं बाय फुल ब्लड। कैसे होंगे? आप कैसे कहेंगे कि दो पर्सन आपस में फुल ब्लड से रिलेटेड है? when they are descendant from a common ancestor by the same wife। और हाफ ब्लड कैसे होंगे? when they are descendant from a common ancestor but by different wives। इसमें क्या है? एक हमारा बोलता है कि फुल ब्लड है, एक हमारा कहता है कि हाफ ब्लड है। फुल ब्लड में क्या होगा? आपके फादर सेम रहेंगे, फादर एंड मदर बोथ सेम रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड है जिसके फादर मदर सेम है, वो आपस में क्या माने जाएंगे? फुल ब्लड। जैसे कि हमारे आप लोग ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? फुल ब्लड से रिलेटेड होते हैं। हाफ ब्लड क्या होता है? जिसमें आपके फादर तो सेम रहते हैं बट मदर डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि ओरिजिनली फादर ने फादर और मदर हैं किसी चाइल्ड के, ठीक है, कुछ टाइम के बाद सपोजिंगली एक सन है एस, जिसके ओरिजिनली फादर मदर ये हैं। उसके बाद इनकी मदर की डेथ हो जाती है और फादर रीमैरी कर लेते हैं M2 से। ठीक है, ये सेकंड मदर आ गई। अब इस मदर से जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, इस फादर मदर से जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, सपोजिंगली D या फिर S2 कह लो, D इज डॉटर, S2 इज सन, सन ही हो गया। तो ये दोनों आपस में, ये भी और ये भी, ये आपस में क्या होंगे? ये कनेक्टेड होंगे आपस में बाय द हाफ ब्लड। ठीक है, इजी, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूटरिन ब्लड। अब यूटरिन ब्लड क्या होता है?
two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant from a common ancestors but by different husbands. Very easy. अब यहाँ पर क्या आ गया, आपकी मदर तो क्या है, मदर आपकी कॉमन है बट आपके फादर चेंज हो गए. जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सन का किया था, सन का ही ले लेते हैं. सन है, ओरिजिनली मदर फादर थे, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनली मदर है, ये इसके फादर है. फादर F1 फादर एक्सपायर हो गए, मदर रीमैरिज टू F2. ठीक है. अब जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होगा M का और F2 का, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, सपोजिंगली S2 है, तो दीज टू आर रिलेटेड विद यूटेरिन ब्लड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट हस्बैंड हो गया ना, एंसेस्टर्स तो कॉमन है, यानी कि मदर तो कॉमन है, पर हमारे क्या हो गए, फादर अलग हो गए, इनके हस्बैंड अलग हो गए. ये एस जो सन था, ये हस्बैंड F1 से था, और जो S2 सन है, ये हस्बैंड किससे है, F2 से है. तो एस और S2 का क्या रिलेशन होगा आपस में, यूटेरिन ब्लड का होगा. ठीक है. अब देखो इसमें एंसेस्टर को क्या बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि भाई जो COD क्लॉज हमने किया है डेफिनेशन का, उसमें एंसेस्टर क्या होगा, एंसेस्टर को फादर को माना है एंसेस्टर और मदर को क्या माना है, एंसेस्ट्रेस. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रेस्क्राइब. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. प्रेस्क्राइब मीन्स क्या है, प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स. जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में रूल्स दिए गए हैं, उन्हीं से ही जो भी चीज़ें गवर्न होंगी, दीज आर प्रेस्क्राइब्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज स्पिंडा रिलेशनशिप. वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कन्फ्यूजिंग वन. ये बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है. देखो स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होते हैं. स्पिंडा का मीनिंग क्या है, स्पिंडा का मीनिंग है जो भी अपने एंसेस्टर को पिंडदान देने के लिए एलिजिबल है, वो एंसेस्टर और जो पर्सन उनके पिंडदान दे रहा है, दे आर रिलेटेड विद स्पिंडास. उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पिंडा रिलेशनशिप. ठीक है. तो स्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फार एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट. लाइन ऑफ असेंट का मीनिंग क्या होता है, असेंट का मीनिंग होता है ऊपर बढ़ना, डिसेंट का मीनिंग क्या होता है, नीचे आना. ठीक है. ये अभी के लिए इतना याद रखो. Through the mother, and fifth inclusive in the line of ascent through the father, the line being traced upwards in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि P एक सन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा वो पर्सन है जहाँ से हम अपनी लाइन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये हमारी क्या है, फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि आप अपने आप को मान सकते हो. ठीक है. हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, द पर्सन कंसर्न, फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, ये पर्सन यहाँ से हम कंसर्न हो रहे हैं, हु इज़ टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन, इसको हमने फर्स्ट जनरेशन काउंट किया है. ठीक है. इसकी हमने 2 जनरेशन काउंट करनी है, एक आती है मदर की, एक आती है फादर की. तो ये स्पिंडा रिलेशनशिप किस किस से होगा, ये तो इसका, ये क्या है, इसके लीनियन असेंडेंट है. ठीक है. अब देखो फादर की लाइन में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन, इन्होंने बोला फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर. फादर के थ्रू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड, उसके बाद थर्ड आएगा, सेकंड हो गया, थर्ड में FF ग्रैंड फादर, फादर्स फादर. ठीक है. उसके बाद आएगा हमारा F. ठीक है. 1 2 3 4 फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, और यहाँ आ जाएगा ग्रेट ग्रेट, कौन कौन सा फादर होएगा. देखो पहले तो ये देखो लाइन हमारी बन गई क्या, 1 2 3 4 5, यस बन गई. यहाँ तक इस एंसेस्टर का, यानी कि 4 टाइम्स F हो गया ना, इस एंसेस्टर का इस P के साथ, फर्स्ट जनरेशन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, स्पिंडा रिलेशनशिप है. यहाँ पर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का ग्रेट ग्रेट सन के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, स्पिंडा रिलेशनशिप होगा. ये फिफ्थ लाइन, फिफ्थ 5 जनरेशन इंक्लूड करेंगे थ्रू द लाइन ऑफ असेंट इन द केस ऑफ फादर. मदर के केस में कितनी लाइन है, 3 है. कौन कौन सी, फर्स्ट जनरेशन तो ये होगी, देन मदर, ये सेकंड होगी, थर्ड में क्या हो जाएगा, मदर्स मदर.
ठीक है, या फिर मदर्स फादर, मदर्स मदर कर लो, मदर्स फादर कर लो। ये हमारा क्या होगा, ये एंसेस्टर्स वो हैं जिनका पिंड दान देने के लिए पी एलिजिबल है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, स्पिंडा रिलेशनशिप होगा। और जिन जिन लोगों का आपस में स्पिंडा रिलेशनशिप होता है वो पर्सन आपस में मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, आया समझ में? कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जब आप अपनी बुक से थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ ये याद करना है स्पिंडा का मीनिंग क्या होता है, मदर की साइड से कितनी लाइन होती है और फादर की साइड से कितनी लाइन होती है। ठीक है, आपका अगर कॉमन एंसेस्टर, अगर दो पर्सन आपस में कब मैरिज नहीं कर सकते, जब उनके कॉमन एंसेस्टर सेम होंगे। ठीक है, मदर की साइड से कर रहे हो तो 3 लाइन्स, फादर की साइड से कर रहे हो तो 5 लाइन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, 2 persons आर सेड टू बी स्पिंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द स्पिंडा रिलेशनशिप, और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप। मैंने बोला ना कि भाई आपका कॉमन भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि पी एक सन है और जी एक डॉटर है। ठीक है, अब हम करेंगे कॉमन एंसेस्टर की बात। कॉमन स्पिंडा होंगे, अगर कॉमन आपके एंसेस्टर निकल के आ रहे हैं तब भी ये दोनों आपस में स्पिंडा माने जाएंगे और ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते। जैसे हम थ्रू द लाइन ऑफ मदर करते हैं, मदर के केस में कितनी है, 3 लाइन्स हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन मदर। अब यहाँ पर मदर्स मदर कर लो या मदर्स फादर कर लो, दैट डजेंट मैटर। आपका जो कॉमन एंसेस्टर है वो कोई भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। पर जब आपकी लाइन चलेगी मदर की तो आपको 3 लाइन्स देखना, 3 जनरेशन देखना है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं, जैसे MFF कर देते हैं, तो इसका और इसका आपस में स्पिंडा रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मदर्स फादर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम जो जी का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं ये थ्रू द लाइन ऑफ फादर निकाल रहे हैं। ये इसका सन आ गया, मदर्स फादर का, इसकी मदर फादर का सन आ गया, यानी कि इसका बेटा। ठीक है, अब उसकी ये क्या है, डॉटर है। ठीक है, हमने कितने रिलेशनशिप निकाले, हम इसमें कितने रिलेशनशिप निकाल सकते थे, हम इसमें 5 रिलेशनशिप, 5 लाइन्स तक, 5 जनरेशन तक निकाल सकते थे, क्योंकि ये फादर की लाइन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसमें हमने 3 तक क्यों निकाला, क्योंकि ये मदर है। पर हमने जब इसकी तो हमने 3 तक निकाल ली, पर जब हमने इसका निकालना स्टार्ट किया, जी एक डॉटर है, ठीक है, ये इसके फादर हैं और ये इसके फादर्स फादर है। ठीक है, और यानी कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ, ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप हुआ। जब यहाँ पर हमने जब इसकी लाइन को निकालना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि MF यहीं पर ही कॉमन एंसेस्टर आ गए। जब इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर आ गए तो ये आपस में इनका क्या रिलेशनशिप हो गया, स्पिंडर रिलेशनशिप हो गया, और ये आपस में मैरिज नहीं कर सकते। अगर हम आगे बढ़ते, इस लाइन में आगे चले जाते और जैसे यहाँ आते, हम यहाँ पहुँच गए थे, तो ये दोनों तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है ना, ये तो स्पिंडास है ही नहीं। तो हमने वो चीज़ नहीं देखनी है, हमने क्या देखना है कि जहाँ पर भी इनका कॉमन एंसेस्टर मीट हो जाते हैं ना, वहीं पर ही हमने स्टॉप हो जाना है, और वहीं से ही हमें पता लग जाएगा कि 2 पर्सन आपस में क्या हैं, स्पिंडास हैं, और स्पिंडास आपस में मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब देखो, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या बताता है कि भाई कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कि आपस में मैरिज नहीं हो पाती, अपार्ट फ्रॉम स्पिंडर रिलेशनशिप। स्पिंडर रिलेशनशिप तो एक ब्रांच हो गई। अब आपने देखना है कि ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जिसमें कि मैरिज प्रोहिबिटेड है, मैरिज नहीं कर सकते 2 पर्सन। देखो, अगर एक पर्सन दूसरे का लीनियन असेंडेंट है, यानी कि फादर मदर है। ठीक है, अगर एक पर्सन वाइफ और हस्बैंड है, लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट के। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स दूंगी आपको, आप एक बार यहीं से देख लो। अगर एक पर्सन वाइफ ऑफ ब्रदर्स वाइफ है, या फादर्स और मदर्स ब्रदर, और द ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर, यानी कि आपस में देखो, ये तो आपके डायरेक्ट मदर फादर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके फादर मदर सेपरेटेड है तो आप उनके, जैसे आपकी वाइफ
आप जैसे, मैं एक मिनट दूसरा एग्जांपल्स लेती हूँ। जैसे कि आप किस किस की वाइफ से मैरिज नहीं कर सकते? आप अपने ब्रदर की वाइफ से मैरिज नहीं कर सकते। आप अपने फादर के ब्रदर की वाइफ से मैरिज नहीं कर सकते। फादर के ब्रदर की वाइफ क्या हो गई? चाची, चाची या ताई, ठीक है। मदर के ब्रदर से मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। मदर का ब्रदर कौन हो गया? मामा। ग्रैंडफादर के ब्रदर, ग्रैंडफादर के ब्रदर कौन होंगे? दोनों ही साइड से, वो आपके दादा और नाना ही लगेंगे। दोनों ही साइड से, मैटरनल और पैटर्नल साइड से ले लो, ठीक है। ये आपकी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। ऐसे ही ग्रैंड मदर के ब्रदर से शादी नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर का ब्रदर क्या होएगा? आपका नाना ही लगेगा, नाना और दादा ही लगेंगे, ठीक है, क्योंकि नानी के भाई तो क्या लगेंगे आपके? नाना ही लगेंगे ना। और ऐसे ही दादी के भाई क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। उनसे नहीं कर सकते आप मैरिज, ठीक है। अब देखो और कौन कौन से रिलेशनशिप ऐसे हैं जिसमें आप लोग मैरिज नहीं कर सकते। अगर दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, रियल ब्रदर सिस्टर है, या फिर अंकल एंड नीस का रिलेशनशिप है, दोनों ही केसेस में आप अपने मैटरनल साइड में चले जाओ या पैटर्नल साइड में चले जाओ। जैसे मामा भांजी या चाचा भतीजी, ये लोग मैरिज नहीं कर सकते। आंट एंड नेफ्यू, दोनों साइड में, पैटर्नल और मैटर्नल, जैसे मौसी एंड भांजा या फिर बुआ भतीजा, ये लोग मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर दो ब्रदर्स हैं, उनके चिल्ड्रन आपस में नहीं कर सकते। टू सिस्टर्स हैं, उनके चिल्ड्रन आपस में नहीं कर सकते। या फिर एक ब्रदर और सिस्टर के भी चिल्ड्रन आपस में मैरिज नहीं कर सकते। ये आते हैं हमारे प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप, ठीक है। आगे समझ में? बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसने बताया है कि जो रिलेशनशिप आपस में कैसे होने चाहिए। जो हमने ये ब्रदर सिस्टर और ये इस तरह के रिलेशनशिप देखे हैं ना, तो उसमें क्या है, एफ एंड जी में क्या था देखो। वेट अ मिनट। इसने बोला फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लोज एफ एंड जी। एफ एंड जी का क्लोज देख लेते हैं भैया। एफ एंड जी, जी में क्या है? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। एफ में हमने क्या किया था? अभी तो पढ़ के आए हैं हम, स्पिंडा रिलेशनशिप में। तो इसमें जो दो पर्सन के बीच का रिलेशनशिप होगा ना, वो कैसा भी हो सकता है। हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, फुल ब्लड, ठीक है। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन या फिर लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन, या फिर रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन, या फिर ब्लड, कोई भी रिलेशनशिप होगा उसमें अगर वो स्पिंडा रिलेशनशिप में आता है या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, वो मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोई स्टेटस नहीं मिलेगा, मैरिज का कोई स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ है जो, ये भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। ये क्या कहता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट any text, rule, or interpretation of Hindu law or any custom or uses as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। ये कहता है कि कोई भी लॉ या कोई भी रूल इंटरप्रिटेशन हिंदू मैरिज एक्ट से पहले थी, उसका कोई भी इफ़ेक्ट अब नहीं होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है हिंदू मैरिज एक्ट में डिस्क्राइब कर दी है या डिफाइन कर दी हैं। मतलब कि प्रीवियस अगर हिंदू लॉ से पहले कोई भी अगर कोई एक्ट था तो उस, और हिंदूज उससे गवर्न हो रहे थे, उसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद, ठीक है। ऐसे ही कोई भी लॉ इन फोर्स था इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है किससे? कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो इस एक्ट में दिया गया है, प्रीवियसली ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट रहेंगे उनका भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यानी कि ऑल इन ऑल आपका जो है हिंदू मैरिज एक्ट ही प्रिवेल होगा। इससे पहले कोई भी लॉ आया है, कोई भी रेगुलेशन है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 4 डेफिनेशंस की है, ठीक है। सॉरी, डेफिनेशन 2 सेक्शंस किए हैं। वन इज़ डेफिनेशन पार्ट एंड अनदर इज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन में हमने कौन कौन सी डेफिनेशन की है। फर्स्ट डेफिनेशन किस चीज़ की थी? कस्टम एंड यूसेज की, वेरी इजी डेफिनेशन। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन,
बताना है कि कहाँ पर आपका जो है केस फाइल हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है, फिर जो कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड, ठीक है, देन प्रेस्क्राइब्ड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, देन स्पिंडा रिलेशनशिप, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड देन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपकी डेफिनेशंस रहेंगी, एंड 4 सेक्शंस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवर राइडिंग इफेक्ट है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद से अगर प्रीवियसली कोई भी ऐसा लॉ था जो हिंदूज को गवर्न कर रहा था, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 5 से। ठीक है, आई होप दैट I was able to let you understand the definitions. Okay, so we'll meet in the another lecture. Bye bye. Take care.